गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। ओके, शुरू करते हैं। क्रीप। ओके, क्रीप के बारे में समझेंगे कि क्रीप क्या होता है, कि उसका इम्पोर्टेंट कुछ हम पॉइंट लिखे हैं। कुछ पॉइंट जो है वो किताब से है, कुछ पॉइंट रिसर्च पेपर से उठाया गया है। ओके, तो सबसे पहले क्रीप क्या माना होता है। क्रीप हमेशा एक कांस्टेंट लोड इसके ऊपर दिया जाता, मतलब एक ऐसा मटेरियल के ऊपर हम एक कांस्टेंट लोड अप्लाई करते चले जाएंगे हम लोग हैं। तो कांस्टेंट लोड मतलब कि पार्टिकुलर कोई फिक्स लोड हम देते चले जाएंगे। तो एक मटेरियल है, उसके ऊपर हम एक, जैसे कि यूटीएम मशीन में हमारा क्या होता है कि हम लोड अप्लाई करते जाते हैं, सेम चीज में भी क्रीप में भी हमारा एक कांस्टेंट लोड हम अप्लाई करते चला जाएंगे। और कब तक करेंगे, वो एक लोड को छोड़ देंगे जब तक कि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो जाए। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब कि आफ्टर विच materials cannot regain its original shape। अगर इसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अनुसार देखा जाए तो यही हमारा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब इल्डिंग। तो इल्डिंग होने के बाद मटेरियल मेरा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कांस्टेंट लोड अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो जाए। जो लोड अप्लाई करेंगे वो कितने समय के लिए, तो एक लंबे समय के दौरान हम इसको देते हैं। तो एक पीरियड ऑफ टाइम तक हम इस पे लोड को अप्लाई करके छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ देते हैं तो उस मटेरियल में जो स्ट्रेन पैदा होता है, मतलब चेंज, जो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, चेंज इन डायमेंशंस टू ओरिजिनल डायमेंशंस। तो इसमें इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। ये डायग्राम बनता है, ये बनता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट नहीं मेरा है। टाइम डिपेंडेंट मतलब ये है कि टाइम इंडिपेंडेंट है मेरा, कि कितना करें, कितना समय के लिए, कैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो क्रीप होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा कि कितने समय तक के लिए हम इस पे लोड को अप्लाई दिए हुए हैं। इसलिए पीरियड ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है कितने समय तक के लिए हम लोड अप्लाई करेंगे। और इसी का नाम है टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। जबकि जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट डायग्राम रहता है। तो ये जो हमारा टाइम है उसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट डायग्राम कहलाता हमारा है। ओके, चौथा पॉइंट ये है कि जो क्रीप प्रॉपर्टीज जो होता है उसको हम एक्सपेरिमेंट के अनुसार इसके गुण को निकालते हैं। मतलब एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, और अलग अलग जो मटेरियल यूज करते हैं हम लोग हैं, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके हम बताते हैं कि सर क्रीप का प्रॉपर्टीज क्या हमारा होगा।
जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 1 या 2 दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, लगभग महीना का एक्सपेरिमेंट चलता है। ओके, या कभी कभी सालों तक इसका एक्सपेरिमेंट चलता हम लोग का है। मतलब कि हम लोड अप्लाई करके छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि इसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ। जस्ट लाइक कि तुम अगर तुम्हारा घर का छत्ता है और कोई एक मटेरियल है, उसमें तुम लोड अप्लाई करके छोड़ दो। अब 1 महीने इसका लेंथ L है, ओके है, तो अब इसमें स्ट्रेन जब हम लोड अप्लाई किए W, इस W के चलते जो तुरंत इसमें एलोंगेशन पैदा हुआ, ओके, इस चेंज ऑफ लेंथ, तो हम कहेंगे कि ये इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर दिए। ओके, लेकिन अब यहां तक होने के बाद अब छोड़ दो 1-2 महीना के बाद तक, तो यहां तो डिफॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, तुरंत इसमें हो गया। ओके, अब इसको तुम छोड़ दो, अब इसमें धीरे धीरे जो डिफॉर्मेशन, जो इस ये मटेरियल में जो एलोंगेशन होगा, यही कहलाएगा क्रीप हमारा प्रॉपर्टीज। तो इनिशियली लेंथ मेरा यहां तक था, इसको थोड़ा साफ से कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट दिए हैं W लोड, ओके, कॉन्स्टेंट लोड दिए हैं, उस समय जैसे हो तो इसमें हमारा इतना एलोंगेशन आ गया मटेरियल में मेरा, तो ये कहला गया इंस्टेंटेनियस, जो तुरंत देने पर लोड हमारा हो जाता है। उसके बाद जैसे तुम्हारे घर में कोई रबड़ भी होता है, रबड़ या जो हेयर बैंड होता है, उसमें अगर कोई अचानक कोई लोड दोगे तो स्ट्रेच हो जाता है। तो मतलब कि उस लोड पे जो उसमें स्ट्रेचिंग पैदा हुआ उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन। उसके बाद छोड़ देने के बाद जो अब इसमें जो डिफॉर्मेशन पैदा होगा अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन जो पैदा होगा, वही कहलाएगा मेरा क्रीप। लेकिन क्रीप तो हो गया टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारा फैक्टर होता है जो डिपेंड करता है मेरा है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है, ये पॉइंट है, क्योंकि क्रीप प्रॉपर्टीज वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो क्रीप का जो प्रॉपर्टीज है वो तापमान पे डिपेंड करता है। अगर तापमान बहुत ज्यादा है तो क्रीप स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा इसमें एलोंगेशन हमारा हो जाएगा। और अगर ऐसे एलोंगेशन होगा तो क्या नुकसान होगा, इस चीज को हम तस्वीर से यहाँ पे तुमको करके बताया गया है। ये तस्वीर भी गूगल से उठाया गया। यहाँ पे देखोगे कि जो एक आदमी है, ये जो गोल जैसा यहाँ पे बना हुआ, ये असल में है टरबाइन केजिंग। इसी का ये भी कुछ दिखाया गया है। देखो ये है टरबाइन केजिंग, और इस ये हो गया टरबाइन, तो इसके अंदर टरबाइन है। ओके, तो ये टरबाइन का जो इसको सेक्शन को काट दिया गया है, यहाँ से काटने के बाद सेक्शन हो गया, तो टरबाइन हो गया। ये टरबाइन हो गया स्टीम टरबाइन, नॉट हाइड्रोलिक टरबाइन, ये हो गया स्टीम टरबाइन। अब स्टीम टरबाइन जो होता है जो स्टीम का काम करता है, स्टीम पर, स्टीम मतलब हाई टेम्परेचर। अब ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है, और प्लस स्टीम से पहले हम यूज करते हैं नोजल। तो इस टरबाइन को जो धक्का मारता है वो नोजल की मदद से मारता है, नोजल से मार दिया धक्का, हाई स्पीड वेलोसिटी 1/2 mv² विथ स्टीम, और टरबाइन को घुमाया, टरबाइन के ब्लेड को। यस तो सर। तो ये कंटिन्यूअस से टरबाइन हमेशा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कितना साल तक टरबाइन घूमते रहता है मेरा है। और टरबाइन सबसे कॉस्टली पार्ट होता है, तो जो घूमते जाता है तो एक लंबे समय तक स्टीम का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ब्लेड को धक्का मारते जाता है। तो मारते मारते क्या होगा कि इसमें एलोंगेशन होना शुरू हो जाएगा, और जब एलोंगेशन शुरू हो जाएगा तो मे बी आज नहीं 20 साल 30 साल या कई सालों के बाद ये जो ब्लेड होगा, वो ब्लेड जो केजिंग होगा, केजिंग से टकरा सकता है। केजिंग बहुत क्लोज में रहता है, बहुत ही क्लियरेंस, बहुत ही टॉलरेंस के साथ बनाता है, तो इसके साथ मे बी चांसेस है कि टकरा जाए या इसके साथ फंस जाए, तो जिससे कि हमारा जो एफिशिएंसी होगा, वर्क आउटपुट, वो बहुत कम हो जाएगा, वियरिंग टीयरिंग बहुत ज्यादा होगा, टरबाइन का ब्लेड का जो मेरा सरफेस फिनिशिंग है वो खराब कर सकता है। तो ये इसलिए क्रीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाता है। क्रीप में हमें मटेरियल में क्रीप रेसिस्टेंस बढ़ाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि टरबाइन का ब्लेड क्रीप को बर्दाश्त कर सके। ओके, तो क्रीप का रेसिस्टेंस वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग हैं क्रीप रेसिस्टेंस।
तो क्रीप रेसिस्टेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें हम लोग कुछ कुछ कॉम्पोजिशन बढ़ाना चाहिए, कुछ एलॉय कॉम्पोजिशन हम दे दें जिसका क्रीप रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो अच्छा सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ सर, पूछ रहे थे कि जब स्टीम लगातार पड़ता रहता है तो उसका ब्लेड फैल जाता है या मैंने चौड़ा हो जाता है ज्यादा? अब वो ऐसा बात नहीं समझ कि में नहीं आया। ऐसा नहीं कि हम आज डालें और स्टीम का ब्लेड फैल गया। नहीं, वो लॉन्ग टर्म पे ही सर। और बिल्कुल हो सकता है वो 10 साल 5 साल 20 साल तक वो काम करता चला जाएगा। मैं वो इसलिए क्रीप हम लोग जो स्टीम टरबाइन का ब्लेड होता है उसमें क्रीप रेसिस्टेंस को बढ़ाया जाता है। बढ़ने का मतलब क्या है यहाँ पे, इसी तो मैं एक टर्म देखने की एक, क्योंकि जो स्टीम का जो, क्योंकि असल में टरबाइन के ब्लेड को घुमाना है तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, हम मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। क्योंकि न्यूटन नियम के अनुसार जो नोजल में जो काइनेटिक एनर्जी हम तैयार किए, ये काइनेटिक एनर्जी क्या किया, ये काइनेटिक एनर्जी क्या किया, तो ये इनिशियल पॉइंट 1/2 mv2 स्क्वायर मतलब फाइनल माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो तुम लोग पढ़ चुके होगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर आई थिंक 5 होगा, एक वर्क एनर्जी पावर, एक ये चैप्टर होगा। इसी चैप्टर में वर्क को डिफाइन किया गया कि चेंज ऑफ द एनर्जी, एनर्जी जो चेंज होता है वही वर्क प्रोड्यूस करता है। तो चेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू वर्क। ओके, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हीट के तो वर्क प्रोड्यूस किया। ओके, तो यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस कर, तो ये एनर्जी कहाँ से है, 1/2 वेलोसिटी। तो ये नोजल तैयार किया, लेकिन नोजल के साथ साथ यहाँ पे स्टीम हमारा आ रहा है, क्योंकि असल में पानी को हम भाप में कन्वर्ट किए, आइडियल गैस में कन्वर्ट किए हैं। तो वो आइडियल गैस और हाई टेम्परेचर के साथ वो जा रहा मेरा है। अगर वो पानी भाप ठंडा हो जाएगा तो पानी बन जाएगा, तो हमें भाप के फॉर्म में रखना है, तो उसको हाई टेम्परेचर पे हमको रखना है। तो वो इसलिए वो हाई टर्म, इसलिए ये ज्यादातर जो क्रीप रेसिस्टेंस या क्रीप प्रॉपर्टी ज्यादातर स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे फोकस किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा फैक्टर वहां पर काम करता है, क्योंकि क्रीप पे फंक्शन है टेम्परेचर। अगर तापमान बहुत ज्यादा होगा तो क्रीप भी हमारा मेरा बहुत क्रीप स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि क्रीप स्ट्रेन कम हो जाए, तो इसलिए जब कम होगा मतलब क्रीप रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल शुड बी हाई। ओके, तो हम कैसे बढ़ाते हैं, तो ये अब हम आ गया एलॉय कंपोजिशन, तो ये पार्ट आ गया मटेरियल साइंस का पार्ट आ गया। तो मटेरियल साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब डिस्कशन किया गया होगा। तो हम एलॉय कंपोजिशन हम बढ़ाते हैं, बहुत अलग मटेरियल का हम मटेरियल को दे देते हैं, ऐड करते हैं ताकि हम मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ा सके। हाँ, अगर हम कभी कभी कास्टिंग करते हैं कि जो मटेरियल ब्लेड व्लेड जो बनाते हैं हम लोग हैं, वो ज्यादातर हम लोग बनाते हैं कास्टिंग के मेथड से बनाते हैं। अगर कास्टिंग बनाते हैं तो कास्टिंग डिफेक्ट तुम लोग पढ़ चुके होंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट आता है। तो वो कास्टिंग डिफेक्ट को मिनिमाइज करेंगे तो हमारा क्रीप रेजिस्टेंस भाग सकता बढ़ सकता है। जैसे कोई ग्रेन बाउंड्रीज, एक तुम टर्म सुने हो, ग्रेन बाउंड्रीज नहीं होना चाहिए। तो ग्रेन बाउंड्रीज नहीं होगा तो मतलब हमारा मटेरियल हम लोग क्रीप रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं हम लोग हैं। तो ज्यादातर कास्टिंग में ये ज्यादा पैदा होता है, तो इसलिए हम लोग कास्टिंग के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉडिफाइड करना जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ यहाँ पर रिसर्च पेपर से उठा के लाए हैं, जो किताब से हमने भंडारी किताब से पढ़ रहे थे, तो भंडारी किताब में कुछ ऐसा एग्जाम्पल मुझे मिला नहीं, इसलिए हम रिसर्च पेपर से कुछ उठा के लाए हैं डाटा। सिर्फ एक रिमेम्बर के कि डाटा हमारा क्या बताना चाह रहा है। तो ये डाटा हमारा क्या है, ओके, जैसे स्टेनलेस स्टील के लिए आपको 550 डिग्री सेल्सियस इसका एक क्रीप रेसिस्टेंस टेम्परेचर होता है। उससे टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे मटेरियल में क्रीप पैदा होना शुरू हो जाता है। एक एग्जांपल तुमको दिखाएं यहाँ पे है, जैसे निकेल क्रोमियम अगर हम मटेरियल में ऐड करते हैं तो 600 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम देंगे तो इसमें क्या देखा गया है कि 10 टू पावर यहाँ पे अक्सर में 10 टू पावर 5 है। ओके, 10 टू पावर 5 इतना इंच पर डे, मतलब पर डे इतना इंच। अब तुम सोच सकते हो कितना इंच, 10 टू पावर 5 इंच पर डे, इतना इसमें क्रीप स्ट्रेन पैदा होता है। तो एक इंच कितना होता है,
12 सेंटीमीटर। हाँ 12 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर होता है। मतलब 12 सेंटीमीटर। एक इंच में 12 सेंटीमीटर होता है। सर 12 मीटर, मीटर सर, मीटर। एक इंच में 12 मीटर। नो नो सर, सर, मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर सर। 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा सर। कितना सेंटीमीटर? क्या बोले सर? एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? सर अप्रोक्स 12 सेंटीमीटर। एक इंच में से 100 सेंटीमीटर होता है। क्या तुम लोग का सबका सब बुद्धि 12 सेंटीमीटर सर। 12 सेंटीमीटर होता है सर। वाह, एक बोलने के सब गधा की तरह वही 12 सेंटीमीटर होने लगता है। अरे एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक इंच में 2.4 सेंटीमीटर होता है। तो अब सोच के बताओ कि 10⁵ इंच पर डे, तो एक इंच के लिए हम इसको इतना से गुना करेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। छोटा मोटा इंच, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस सब तो तुम लोग को जबान पे होना चाहिए। एनीवे तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट 10⁵ इंच पर डे। तो हम ऊपर से भी गुना किए 5 से, नीचे से भी गुना किए 5 से, तो कितना हो गया? एक इंच इक्वल टू 10⁵ डे। तो ये कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया? यस सर। 1 लाख। तो ये कितने साल के बराबर हो गया? सर 365 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा। हाँ तो भाग दो, वो भी हम भी देते हैं भाग। सर 273 साल। 273 साल। एक मिनट से हमको भाग देने दो। यस सर, उतना ही आ रहा है। 73.97 आ रहा है। 23.97। तो 273, ओके, ये लगभग कितना, ये साल आया? यस सर। तो मतलब इतने साल पर एक इंच इस पे क्रीपिंग आएगा, मतलब एक इंच हमको, मतलब 2.5 सेंटीमीटर इसमें एलोंगेशन होगा। ओके है। तो क्योंकि हम इसमें एक नया मटेरियल ऐड की, जो हम एग्जांपल दिए वो निकेल क्रोमियम को दिए हैं। तो निकेल क्रोमियम देने से हमारा जो क्रीप रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, तो ये सब चीज जो है डाटा, इसलिए हम एक डाटा को उठा के लाए। ये किताब में तुमको अवेलेबल मौजूद नहीं था इस चीज का। तो ये इसका एग्जांपल, इस सब जितने भी मटेरियल है सबका अपना अलग अलग क्रीप रेजिस्टेंस हमारा होता है। तो इसमें जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और भी देखो कि यहाँ पे लंबे समय तक चलता है, लेकिन ये तो क्रीपिंग प्रॉपर्टीज होता ही है, लेकिन साथ साथ जब स्टीम पड़ता है उसमें हमारे वियरिंग, टियरिंग, टेम्परेचर के चलते में थर्मल डिफॉर्मेशन भी हो जाता हमारा है। तो थर्मल डिफॉर्मेशन मेरा अलग मेरा चीज हो गया है, वो क्रीपिंग से मेरा ऐड नहीं हो पाता उस चीज को है। तो जब हम लोग डिफॉर्मेशन करते हैं क्रीप के अनुसार, तो उसमें 3 तरह का स्टेज हमको मिलता है। ये 3 तरह का स्टेज देख लेते हैं। पहला स्टेज ये क्रीप डायग्राम है। ओके, ये क्रीप डायग्राम से, तो क्रीप देखो यहाँ पे क्रीप स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ हम ये स्ट्रेन को डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव कभी पूछता है एग्जाम में, एसएससी में, कि कौन सा स्ट्रेन जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो जवाब होगा क्रीप। ओके, क्रीप स्ट्रेन। और तो अब देखते हैं यहाँ पे 0 से दिखाया गया है कि ओके 0 से लेकर टाइम 0 से लेकर
जब हम अचानक हम लोड कांस्टेंट लोड W लेते हैं तो इसमें होता है इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन आ जाता है। ओके, उसके बाद अब शुरू होता है, जब अब यहां से मैं शुरू हुआ एक्सपेरिमेंट होना, तो इसमें 3 तरह का फेज आता है। पहला फेज आता है प्राइमरी फेज यहां तक, उसके बाद आता है यहां से लेके सेकेंडरी फेज, उसके बाद आता है टर्जरी फेज यहां से लेके यहां तक, फाइनल कई सालों के बाद रैप्चर या मटेरियल में डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो पहला आता है मेरा प्राइमरी। ओके, तो प्राइमरी में क्या केस बताया जाएगा कि जैसे लोगों को धीरे धीरे क्रीप का स्ट्रेन, यहाँ पे डायग्राम तो देखो थोड़ा सा कर्व की तरफ ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ऊपर की तरफ उठने का मतलब क्या है कि अगर इसका हम लोग स्लोप तैयार करेंगे, ओके, जैसे यहाँ पे मेरा ये हो जाता है, और अगर कोई ऐसे बना दिया, तो इसमें यस सर। एक कर्व ऊपर की तरफ बनता है, एक कर्व नीचे की तरफ बनता है। दोनों में अंतर क्या है कि इसका मतलब ये हो गया कि ये पार्ट बहुत बड़ा होगा, ओके, इसके तुलना में, और डाउन वाले में क्या होता है कि इसका पार्ट छोटा होता है इसके तुलना में। ये कर्व में अंतर होता है, मतलब स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो, क्योंकि जब एक बार हम जब प्राइमरी जब लोड दे देते हैं, तो स्टेनियस डिफॉर्मेशन होने के बाद वो मटेरियल में स्ट्रेन बहुत धीमा धीमा होता है। तो लंबे समय तक ये जब एक्सपेरिमेंट किए हैं तो देखें कि इसमें स्ट्रेन जो है वो बहुत कम होता है टाइम की तुलना में। ओके, ये एक फेज स्टेज मिलता है, कब, कितने महीना पे, कितना साल पे, ये डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल के लिए। ओके, लेकिन फेज मिलता है कि हाँ ये फेज पहला मिला प्राइमरी फेज। उसके बाद कुछ समय के बाद ये देखा जाता है क्या चीज है कि यहां से लेकर कुछ, मतलब कि जब जब डिफॉर्मेशन हो जाता है तो फिर देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन, लगभग कोई कर्व नहीं मिलता मेरा है। तो इसमें क्या देखा, यहाँ पर एक स्लोप बनाया गया है, ये। तो अब इसमें क्या दिखाया गया है कि अब जो टाइम है और जो चेंज ऑफ स्ट्रेन है ये, तो फिर सेकेंडरी फेज में भी मेरा स्ट्रेन लगभग कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि जो स्ट्रेन जो आ रहा है, जो इलोंगेशन हो रहा है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो रहा है। बहुत कम का मतलब कि बॉडी जो होता है वो असल में हार्डनिंग हो गया, मटेरियल अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ को वहां पे लगाया है। जैसे होता नहीं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है जो मैक्सिमम अपने आप को ताकत क्षमता लगा के मटेरियल को रोका है। उसी तरह से इस डायग्राम से पता चला कि मटेरियल भी हमारा इस लिमिट में मैक्सिमम अपने आप को रोकता है, जो उसके अंदर का जो क्रीप रेसिस्टेंस है वो रोकता है उसके अंदर को है। अब पता चला कि यहाँ पे अब जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है वो बहुत कम पैदा हो रहा है टाइम के, तो टाइम में तेजी से भाग रहा है, मैंने भागते जा रहा है, लेकिन स्ट्रेन का जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत कम हुआ। तो इसको बोलते हैं एक तरह का स्टैटिक्स, हमारा जो मटेरियल हो गया वो स्टैटिक कंडीशन पहुंच गया। लेकिन ट्रेजरी केस में उसके बाद देखा जाता है कुछ साल के बाद, ओके, तो मटेरियल मेरा कहीं ना कहीं टूट जाता है, मतलब इसमें अब स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो गया इस टाइम के तुलना में। एक समय ऐसा आएगा कि मटेरियल मेरा टूट जाएगा, वो टाइम मेरा जो क्रीप का लाइफ टाइम कहलाएगा। तो मटेरियल का लाइफ टाइम ये कहलाएगा। तो ये जो लाइफ टाइम और घट जाता है अगर टेम्परेचर मेरा हाई होगा। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो लाइफ टाइम जो होगा वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्रीप पे जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है तापमान पे। तापमान अगर हाई होगा तो हमारा कहीं ना कहीं जो क्रीप प्रॉपर्टीज है वो हमारा घट जाएगा। तो ये जो डायग्राम बना वो ये तापमान, कोई रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई हाई टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो हर मटेरियल का ये डायग्राम ऐसा ही बनेगा, कुछ ज्यादा कुछ छोटा बनेगा, लेकिन 3 फेज हमको सामने दिखाई देगा मटेरियल का। ये काम तुम लोग भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास जो रबड़ होता है, गोल सा रबड़, उसको काटो, काटने के बाद उसको कहीं पे कहीं से भी हुक लगा के एक लोड दे दो। तुम्हें ये फेज जल्दी दिखेगा, लेकिन ये फेज देखने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, क्योंकि ये हो सकता है कि 5-6 घंटा या 8 घंटा 2-3 दिन के बाद वो रबर टूट जाए, या मे भी हो सकता है 2-3 महीने के बाद वो रबर टूट जाए। तो तुमको बैठ के एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। तो ये चीजें हम लोग को सामने तो नहीं कर पाएंगे वो नॉर्मल, लेकिन फिर भी तुम लोग को ये इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन और प्राइमरी सॉरी या सेकेंडरी तुमको दिखाई दे सकता है।
ये था मेरा क्रीप। ओके, तो क्रीप पे मैं बस तुमको इतना ही पढ़ना था। कुछ क्वेश्चन तो अराइज कर सकते हो, नहीं तो अगले टॉपिक पे हम इंटर करने जाएं। सर हाँ। सर क्रीप का एग्जांपल ले सकते हैं जो सर हम लोग के घर में बीम बना होता है? बिल्कुल हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो क्रीप का ही एग्जांपल होता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ गया, तो मिटाते हैं तब हमारा जो कॉलम होता है वो, अगर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक पढ़े होंगे कॉलम, ओके, यस सर। तो Yes, sir. उसमें डिफ्लेक्शन, Yes, sir. Yes. उसमें एक डिफ्लेक्शन का टर्म यूज होता है। अगर ये मेरा कॉलम है तो यहाँ पे देने पर लोड, क्योंकि लोड हमेशा कंप्रेसिव रहता है, तो ये में भी ये डिफ्लेक्शन होता मेरा है। ओके, तो ये मैं यहाँ से लिखना था डिफ्लेक्शन और डेल, यहाँ पे डिफ्लेक्शन का यूज होगा। ओके, हाँ, क्रीप का भी प्रॉपर्टीज में जरूर यूज होगा, क्योंकि लंबे समय तक कितना ही अपने आप को क्रीप कर सकता है। इसी को तुम आगे बकलिंग लोड भी पढ़ते हैं, बकलिंग लोड। Yes, sir. याद कुछ कुछ आता होगा बकलिंग लोड। इसी में तुम पढ़ते Yes. हो स्लेंडरनेस रेशियो, Yes, sir. यस सर। इसी में आता है रूलर्स थ्योरम। हम्म। ये सब जो भी Yes, sir. आ गया है ये मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टीज, रिमेंबर इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब टाइम इंडिपेंडेंट के अनुसार ये डायग्राम तैयार किया जाता है कि हम मटेरियल कितना स्ट्रेंथ हमारा चलेगा इसमें होगा। ओके, हाँ, क्रीप भी बिल्कुल हो सकता है कि एक पार्टिकुलर लोड हम लोग दे दिए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है क्योंकि हम लोग जो लोड देते हैं छत्ता के ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि भैया कि छत्ता पे 10 ही आदमी बैठेगा या 20 ही आदमी बैठेगा, क्योंकि लोड तो वेरिएशन छत्ता में है। ओके, लोड वेरिएशन हो सकता है मेरे बीम के ऊपर, छत्ता के ऊपर, क्योंकि हमको 10 तल्ला बनाना है, 20 तल्ला बनाना है, 40 तल्ला बनाना है। तो ये तो हम जब भी डिजाइन करेंगे तो कोई एक फिक्स लोड के अनुसार नहीं करेंगे कि कितना हम लोड हम इसको देंगे। और कभी देखोगे कभी बिल्डिंग अचानक धस जाता है, तो अचानक धस जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि अचानक वो मेरा बकलिंग हो गया, कोई पार्टिकुलर लोड पे मेरा बकलिंग हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि कोई पार्टिकुलर लोड पे बकलिंग हुआ और मकान में धस गया। क्रीप बता रहा है कि कोई कांस्टेंट लोड को दे दो और छोड़ दो, अब उस कांस्टेंट लोड पे वो कब जाके वो टूटेगा, ये मेरा क्रीप है। अगर ये कोई तुम कॉलम डिजाइन कर रहे हो, ये सोच कर डिजाइन कर रहे हो कि इसको हम एज ए स्टेच्यू बनाएंगे, एज ए स्टेच्यू मतलब एज ए स्टेच्यू मतलब कि हम अपने घर के सामने एक कॉलम बनाएंगे और इसके ऊपर हम एक कोई चीज का स्टेच्यू बना देंगे, इसके ऊपर हम, तब यहाँ पे क्रीपिंग यूज हो सकता है। ओके है, लेकिन यहाँ फिर एक बात फिर यहाँ पे कंफ्यूजन फिर पैदा होगा कि क्रीप जब भी यूज होता है, क्या यहाँ पे क्रीपिंग, यहाँ पे लोड कांस्टेंट है, लेंथ एल है, तो यहाँ पे क्रीपिंग का चांसेस होगा कि नहीं होगा? तो कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। क्रीप जब भी यहाँ पे क्रीपिंग रेसिस्टेंस होता है वो एलोंगेशन पे होता है, यस सर, एलोंगेशन नहीं हो मतलब रहा। मटेरियल में एक लेंथ इंक्रीज करेगा मेरा, तो कब कब जाके इंक्रीज करके मैं मटेरियल टूट जाएगा। इसलिए जब हम बात करते हैं कॉलम का तो कंप्रेसिव लोड इसके ऊपर यूज होता है और तब इसमें बकलिंग लोड का कंसेप्ट आता है। मतलब कब जाके ये मटेरियल इस तरह का बैंड हो जाएगा, मतलब बकल की तरह बन जाएगा, मतलब जस्ट लाइक धनुष की तरह, ऐसा कब बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब कि हम क्रीपिंग को यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते। ओके, यस सर। तो हम आगे पॉइंट को, अच्छा सर, हाँ सर तो फिर वो जो छत पर कभी देखते हैं कि पुराना हो जाने के बाद पपड़ी उपड़ी कवर जाता है, तो वो भी इसी का एग्जांपल है, वो भी मतलब बकलिंग ऑफ का एग्जांपल होगा, बकलिंग ऑफ लोड का एग्जांपल होगा कि वो क्लिप में आ सकता है। क्या बोले, समझ में नहीं आया हमको। नहीं मतलब जैसे जब छत और पुराना हो जाता है सर, नीचे से देखिएगा, नीचे वाला पार्ट में वो नीचे कवर के गिरने लगता है, मैं दीवार झड़ने लगता नहीं सर, जो ढलाई होता है ना छत, वो हाँ। मीन्स गिरने लगता है टूट टूट के।
रड हाँ। छोड़ने लगता है सर हाँ, तो वही। वो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा, वो सिविल का प्रॉपर्टीज में आएगा। वो सीमेंट बालू का जो प्रॉपर्टीज है वो उसके अंतर्गत आ जाता है। कभी कभी दीवार में हम रास्ता मारते हैं, चूना उना मारते हैं, कभी कभी धीरे छोड़ते रहता है, उसको सब सिविलिंग, सिविल का टर्म है, उसको सिविल बोलते हैं, तो छोड़ देता चीज को है। तो वो प्रॉपर्टीज हमारा मटेरियल छूट रहा है वहां से वो छूट के हट रहा है, मतलब कि उसमें जो एडेसिव पावर है, मेरे अकॉर्डिंग एडेसिव जो स्ट्रेंथ है वो मेरा छूट रहा है। हो सकता है खराब सीमेंट, क्योंकि सीमेंट का भी जो सीमेंट में जिप्सम रहता है जो कि पानी के साथ मिलकर वो हार्ड बन जाता है। तो कहीं ना कहीं सीमेंट, डुप्लीकेट सीमेंट जिसम का प्रॉपर्टीज कम होने से या खराब मटेरियल मिलाने से वो सब चीज में हमारा चीज छूट जाता है। इसलिए हम लोग तो आज का एक नया चीज डॉक्टर फिक्सिंग आता है, जो हम चीज मिलाते हैं ढलाई करने, ताकि वो मटेरियल का जो एडेसिव स्ट्रेंथ होता है वो सब मजबूत कर देता है। नाम सुने को डॉक्टर फिक्सिंग एक आता है, जो केमिकल हम यूज करते हैं। यस डॉक्टर सर, फिक्सिट सर। हाँ फिक्सिट, सॉरी यस सर। फिक्सिट आता है। तो सर आजकल केमिकल हम यूज करने लगे हैं, लेकिन वो क्रीपिंग प्रॉपर्टीज नहीं मेरा है। वो एक वो जो जैसे घर का छत्ता का टूट जाना ये सब होना, ये सिविल डिपार्टमेंट का टर्म्स यूज होता है, जो वो लोग अपना बनाता है ढलाई मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, और जो पार्ट में जो क्या क्या पढ़ते होंगे वो लोग हैं। लेकिन वो हाँ इतना तो समझ लो कि वो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज है, जो एडेसिव प्रॉपर्टीज है वो खराब होता होगा, इसकी वजह से वो चीज वहां से छूट जाता होगा। ओके सर। ओके, चलो अब आगे आते हैं कुछ स्ट्रेस कंसंट्रेशन टॉपिक पे। ओके, ये किस टॉपिक में क्या क्या, सबसे पहले ये जानना इसमें कुछ कुछ पॉइंट है। ये फंडामेंटल इक्वेशंस, जो हमारा बेस जितना भी फंडामेंटल इक्वेशंस है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं 3 इक्वेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। पहला इक्वेशन स्ट्रेस F बाई A, दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो होता है सिग्मा B My बाई I, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो मेरा इक्वेशन हो जाता है, जो जो टॉर्क के लिए यूज करते हैं हम लोग हैं, कि IP टाउ बाई R। तो ये बेसिक, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन। ओके, लेकिन जब भी ये फंडामेंटल इक्वेशंस को जब हम डिराइव किए थे, तो इसमें एक चीज जरूर एज्यूम करते हैं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी मटेरियल इज कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा होना चाहिए, तभी ये हमारा फॉर्मूला सही से साबित होता है। जैसे जब टॉर्जन इक्वेशन बनाए थे तो कुछ एग्जम्पशन मानते होते हैं, बेंडिंग इक्वेशन जब हम लोग साबित कर रहे थे तो इसमें भी कुछ एग्जम्पशन मानते थे कि हमारा मटेरियल कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो हमने माना था कि एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म मतलब कि कोई भी डिसकंटिन्यूटीज नहीं होना चाहिए। इस सब का मतलब ये हुआ, समझ लो तुम, कि ये हमारा एक मटेरियल हुआ, जब हम कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग के जरिए से बनाते हैं, तो एक तुम लोग कास्टिंग डिफेक्ट पढ़ते हैं। कास्टिंग डिफेक्ट में एक आता है ब्लो होल। कास्टिंग करते करते हो सकता है मटेरियल के अंदर एक हल्का सा होल हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हवा भर जाता है, तो इसको बोलते हैं डिफेक्ट हो गया है। तो क्या इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं हुआ। अगर तुम लोग के घर के पास, अगर तुम लोग के पास पेन भी है या पेंसिल भी है, तो पेन या पेंसिल का शेप कैसा होगा? तुम्हारा पेन का शेप कैसा होगा? तो तुम लोग का पेन का शेप होगा सीधा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है और आगे जाके मुड़ गया। तो क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है? नहीं, ये क्रॉस No, sir. एरिया यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ तक तो यूनिफॉर्म था, आगे जाके इसका मुंह टेढ़ा हो गया, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ। ओके, उसी तरह से जब कहीं भी हमारा मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग इस पे जब ये इक्वेशन जो साबित करना चाहते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि मटेरियल मेरा यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग आते हैं, तो भैया मुझे पेन बनाना है, मुझे पेंसिल बनाना है, मुझे घड़ा बनाना है, मुझे दक्षी बनाना है, मुझे चक्का बनाना है, मुझे शार्प बनाना, बहुत सारा चीज आता है बनाने के लिए, लेकिन सबका तो यूनिफॉर्म होता नहीं है। अब पेन ही बनाना है तो आगे इसका मुंह टेढ़ा होना चाहिए। तो मतलब पता चला कि प्रैक्टिकल लाइफ में डिसकंटिन्यूटीज और एब्रप्ट चेंज होना जरूरी है फीचर्स के लिए। तो जब फीचर्स के लिए होना जरूरी है, तब हमारे सामने एक समस्या भी पैदा हो जाएगा।
समस्या क्या पैदा होगा? समस्या पैदा ये होगा कि समस्या को समझने के लिए हम लोग विजुअलाइज इफेक्ट को समझते हैं, जिसको फ्लो एनालॉजी बोलते हैं। फ्लो एनालॉजी ये जो होता है वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का भी डिफिनेशन नहीं समझा है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशंस को समझने के लिए हम फ्लो एनालॉजी का हेल्प लेते हैं, जो असल में इनफिनाइट जब तुम लोग आगे जाके प्रोडक्शन से इंजीनियरिंग से एमटेक करोगे और पीएचडी करोगे तो तुमको एक मतलब कैड कैम में काम करना पड़ेगा और विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर के काम पे ज्यादातर काम होता है, तो कंप्यूटर की मदद से मटेरियल के बिहेवियर को समझाता है। अब हम तुमको ये समझाएंगे सर, क्योंकि अभी मैं कुछ टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन क्योंकि अब फ्लो एनालॉजी क्या होता है उसको समझ लेते हैं हम लोग हैं। फॉलो एनालॉजी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये एक मटेरियल हो गया है, ओके, ये जो मटेरियल हो गया है, ये जो तुमको अंदर में लाइन दिखा रहा है यही हो गया फॉलो एनालॉजी। ये शो कर रहा है फोर्स के चीज को, मतलब जो फोर्स हम अप्लाई किए हैं, पीपी फोर्स जो अप्लाई किए हैं, ओके, तो उसी जो फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो हर सेक्शन से फोर्स अप्लाई होके जाएगा, तो ये फोर्स के डायरेक्शन के चीज को दिखा रहा है कि किस हिसाब से डायरेक्शन फोर्स मेरा यहाँ से फ्लो कर रहा है। अगर ये चीज यूनिफॉर्म होता, मान लो मटेरियल ऐसा होता, तो यहाँ पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं P एंड P, तो फ्लो कैसा होता? फ्लो होता, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो सब का सब स्ट्रेट लाइन से होके जाता, वो भी इक्वल स्पेस। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम थोड़ा सा एरिया को चेंज किए, एड्रॉप चेंज कर दिए, यहाँ पे हम लोग हैं ABRUP, एड्रॉप चेंज, तो क्या हो गया कि यहाँ का एरिया छोटा हो गया, जितना भी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है तो सेम मैग्नीट्यूड इसी जगह पे ऑक्यूपाई करेगा पूरा का पूरा, इसका एरिया बड़ा हो गया है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल स्पेस में लेगा, ये सब चीज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा एरिया को कवर किया, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स के फ्लो को ये दिखा रहा है कि एकदम कॉम्पैक्ट में आ गया और ये थोड़ा सा फैल गया है। इसी को बोलते हैं फॉलो एनालॉजी। तो यहाँ फॉलो एनालॉजी से हम को समझने में आसानी होता है कि असल क्या मतलब होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो ये पॉइंट से हमें अब डिफिनेशन मिलेगा कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग ऑफ फ्लो लाइंस। बेंडिंग ऑफ फ्लो लाइंस का मतलब ये जो फ्लो लाइंस जा रहा मेरा है, इसका कितना ज्यादा बेंड हुआ है। तो अब सोच के बताओ कि सबसे ज्यादा बेंडिंग कहां पर हुआ है, ए पोर्शंस, बी पोर्शन या सी पोर्शंस? सर बी। डी। सर बी। रिमेंबर हमने कहा बेंडिंग, तो देखो ये यहाँ से गया, थोड़ा यूज कर लेते हैं, तो ये यहाँ से गया और ये बेंड हुआ, तो जो बेंडिंग होता है इसी को ये यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मैग्नीट्यूड शो करेगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा होगा या कम होगा। तो ये यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर मान लो कि मुझे इस मटेरियल में छेद करना था, टाइम जा रहा है, इस मटेरियल में छेद करना था, होल करना था, होल करना था, तब क्या होगा, तो हमारा जब छेद करने पर क्या होगा कि ब्लैक पेन उठाओ कि यहां तक तो ठीक है, फ्लो जा रहा स्ट्रेट लाइन, यहां तक ठीक जा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे आया घूम जाएगा, फिर यहां से आ गया घूम जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पैदा हुआ, इस होल के पास हुआ। सबसे ज्यादा बेंडिंग कहाँ पर हुआ है, इस जगह पर सबसे ज्यादा बेंडिंग हुआ है। तो मतलब कि जहां पे डिसकंटिन्यूटी होगा वहां पे सबसे ज्यादा